इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज रोग और रोग निदान में आज ऑस्टियोआर्थराइटिस और आपका इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको आर्थराइटिस के बारे में बताए थे और आर्थराइटिस के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में बता दिए थे। आज उन्हीं में से इन्हीं आर्थराइटिस में से आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस का भाग ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस और सेप्टिक आर्थराइटिस है ना। तीनों का हम पहले डिफिनेशन बता देते हैं, उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताएंगे है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना। इसका डिफिनेशन ऑस्टियोआर्थराइटिस ये भी एक गठिया का प्रकार है ना। आर्थराइटिस के एक प्रकार है जिसमें क्या होता है हमारे जोड़ों इन जोड़ों के जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है तीन जोड़ों के कार्टिलेज जो हैं पतले होने लगते हैं और घिसने लगते हैं और धीरे धीरे इसमें आपको दर्द होने लगती है। ये आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है। उसी प्रकार आपको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में सेम यही पॉइंट रहेगा, यही ज्वाइंट। इसमें आपको जितने से कार्टिलेज है, यहाँ साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल वाल है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इन सभी में आपको स्वेलिंग होने लगती है, सूजन होने लगती है आपको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में। और फिर आपको सेप्टिक आर्थराइटिस में क्या होता है कि यही जगह इसी जगह पर आपको ज्वाइंट पर बाहरी बैक्टीरिया ब्लड के माध्यम से, हानिप्रद बैक्टीरिया ब्लड के माध्यम से आपको आकर यहाँ इस पार्ट्स को इन्फेक्टेड कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं और यहाँ के सेल टिश्यू को नष्ट करने लगते हैं। आपको सेप्टिक आर्थराइटिस है। अब हम देखते हैं स्पेशली आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में है ना। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, इसका होने का कारण क्या है और फिर इस पर कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं और कौन कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से इसको हम आपको आराम दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। यह एक प्रकार का गठिया है, ये भी एक प्रकार का गठिया ही है। और इसमें क्या होता है आपको यहाँ के आपको जैसे जैसे आदमी का उम्र बढ़ने लगता है तो यहाँ के ज्वाइंट के कार्टिलेज का लेयर पतला होने लगता है और उसमें टूटने लगता है और साथ साथ में आपको घिसने लगता है। टूटना घिसना ये प्रक्रिया होती है और जिसके चलते आपको यहाँ साइनोवियल फ्लूइड भी समाप्त होने लगता है और इस जोड़ों में दर्द होने लगती है उम्र बढ़ने के साथ। कारण देखिए, कारण है सबसे पहले उम्र बढ़ना है ना। उम्र बढ़ने के साथ साथ यहाँ के शरीर के जो भी आपको मतलब मिनरल्स हैं आपके शरीर के, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और अन्य आपको जैसे हीमोग्लोबिन है और अन्य आपको कई कारणों से आपको साइनोवियल फ्लूइड का डिस्चार्जेज कम होने लगता है। और जब डिस्चार्जेज कम होता तो जो यहाँ आपको साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल लिक्विड जो है इसको सॉफ्ट बनाते हैं, नरम बनाते हैं, वो आपको कम होने लगे और एक आपको कार्टिलेज का लेयर पतला होने लगेगा और फिर घिसने लगेगा और टूटने फूटने लगेगा। फिर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का लक्षण दिखने लगते हैं। कारण ये हो गया। दूसरा कारण आपको जोड़ों पर अधिक भार होना। अगर आपकी मोटापा बढ़ जाती है तो एक ही जोड़ों पर बार बार आप प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं तो उसके चलते भी यहाँ के आपको कार्टिलेज या साइनोवियल मेम्ब्रेन आपको घिसने लगते हैं और घिसने के साथ साथ में वहाँ पर आपको सूजन और दर्द होने लगता है। इसके अलावा पुरानी चोटें, कभी कभी चोट लग गया है ना, बहुत पहले चोट लगा हो, चोट के कारण भी देखने को मिलते हैं। जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, यानी आपको वंशानुगत माता पिता से, किसी परिवार में किसी को नाना नानी या दादा दादी से आपको किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस रहा हो तो फिर आप में भी आ सकती है। और इसके साथ में मोटापा,
भारीपन, शरीर का वजन जब ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको नी जॉइंट पर प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, वहाँ के आपको कार्टिलेज टिश्यू वहाँ के आपको घिसने लगेंगे और दर्द होने लगेगा। लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं, है ना। चलने फिरने पर प्रभावित जोड़ जो है में दर्द होगा, यानी घुटना में दर्द होगा। जब भी आप उठकर चलना शुरू करेंगे तो घुटना में दर्द होने लगेगा। और जोड़ों में अकड़ जाना, जोड़ों में अकड़ जाएगा और जोड़ों में आपको हिलाने डुलाने पर विशेष दर्द होती है और साथ साथ में एक विशेष प्रकार की आवाज़ भी उत्पन्न होने लगती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। और इसके अलावा जोड़ों का कमज़ोर पड़ जाना और साथ साथ में कभी कभी बुखार जैसे, फीवर जैसे महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, भूख भी कम लगने लगती है ना। कई सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, है ना। और इसमें भी आपको मेडिसिन आपका रहेगा S5, है ना, C4, C6, F1, A3, RE और G, है ना। इनमें और सहायक औषधियों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे S10 डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म क्रिया को सुधारने के लिए आप S10 का प्रयोग करेंगे। और उस परिस्थिति में आपके भूख कम लग रही हो या फीवर हो गया हो तो फिर आप F1 उसमें जोड़ेंगे, है ना। हीमोग्लोबिन की कमी हो रही हो, आपके शरीर में ब्लड की कमी हो तो A3 से उसकी पूरा करेंगे, है ना। और वहाँ जो वास्ट प्रोडक्ट, गंदे पदार्थ जो जमा होंगे उसको निकालने के लिए C6 आपका है, जो आपको यूरिन के माध्यम से बाहर उसको निकालेगा, है ना। इन सभी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों का मदद लेकर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज कर सकते हैं। एक्सटर्नल दवा का भी हम प्रयोग करें। इंजेक्शन नंबर 9, है ना, इंजेक्शन नंबर 9 सबसे ज़्यादा कारगर है इसमें। इंजेक्शन नंबर 9, है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस में 9 नंबर इंजेक्शन, कभी कभी 13 नंबर इंजेक्शन भी अच्छा काम करता है ना। अगले वीडियो में फिर हम आपको रिमोटाइड अर्थराइटिस के बारे में जानेंगे। अच्छा, ऑटो इम्यून डिजीज, है ना, या ऑटो इम्यून आपको रिएक्शन, है ना। ऑटो इम्यून रिएक्शन क्या होता है और कैसे आपको रिमोटॉइड अर्थराइटिस कैसे होता है, गाउट कैसे होता है, इसके बारे में अगले वीडियो में हम जानेंगे।